अस्सलामुअलैकुम। आज हम अपना टीएमए करेंगे, ठीक है। टीएमए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यानी कि हम एक तरह से कह सकते हैं हमारा 100 मार्क्स का पेपर आता है जिसमें 20 नंबर ये जो हमें टीएमए दिया जाता है ये हमारा बिल्कुल फ्री के मार्क्स हैं। फ्री के मार्क्स इन अ सेंस आपको इसमें सिर्फ याद कर याद भी नहीं करना, आपको बुक से देखकर ढूंढ कर आपको लिखना है। तो आज हम यही टीएमए करेंगे ताकि आपको अपना टीएमए तैयार करने में इजी हो। उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है हम वो भी देखते हुए चलेंगे। इसके साथ साथ प्लीज कीप योर नोटबुक्स, पेन, पेंसिल्स रेडी विद यू पीपल। अपनी पेन, पेंसिल्स, किताबें, कॉपियां, जिनके पास बुक्स नहीं है अपनी कॉपीज रख लें अपने पास प्लीज। टीएमए इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट राइट नाउ, क्योंकि ये आपके फ्री के मार्क्स हैं। ये आपको अपने एग्जाम से पहले सबमिट करना होता है। आप इसकी प्रिपरेशन खुद करते हैं, किताबों की मदद से आप ये आंसर लिखते हैं। क्योंकि हमने आपको पहले ही, जब हमने एसएसटी स्टार्ट करी थी बेटा, हमने ये देखा था कि कुछ सबक जो थे वो हमने अपने टीएमए के लिए छोड़े थे, वो हम पढ़ेंगे नहीं, वो हम अपने टीएमए में कवर करेंगे। और वो होता है टीएमए हमारा टोटल 20 मार्क्स का, ठीक है। टीएमए इज ऑफ 20 मार्क्स। देखिए वो यहां पर आपको दिखा भी रहा है ये सारी चीजें। अब टीएमए की इंपॉर्टेंट बात क्या है पहले तो वो भी बहुत गौर से देख लीजिए। सभी सवालों के जवाब देने जरूरी हैं। आपके 6 सवाल आएंगे, सभी के जवाब देने जरूरी हैं। हर एक सवाल के नंबर इसके सामने दिए गए हैं, यानी कि एक सवाल जो भी है वो कितने मार्क्स का है, ठीक है, कितने मार्क्स कैरी करता है। यानी कि ये हो गए आपके 2 मार्क्स। ये आपका पहला सवाल अगर यहां पे उन्होंने दिया है ये है 2 नंबर का। और अगर जो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं वो आपके कितने वर्ड्स के हैं, उसकी वर्ड लिमिट क्या है, वर्ड लिमिट है 60 से 40 वर्ड्स तक, ठीक है। 60 से 40 वर्ड्स तक के बीच में आपको उसका जवाब देना है। और आपको उन्होंने ये बहुत अच्छी बात करी है कि आपको 2 ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें से जो बेहतरीन आपको आता है वो अटेम्प्ट कीजिए, वो लिखकर खूबसूरत हैंडराइटिंग में आप उसको आप प्रेजेंट कीजिए। किस तरीके से आप अपनी A4 साइज शीट जो होगी आप उस पर आप लिखकर सबमिट करेंगे, ठीक है। अब उससे पहले जब आप ये अपने क्वेश्चन आंसर शुरू करेंगे उससे पहले एक शीट और लगेगी। वो क्या शीट होगी? जवाबी शीट के सफ़े पर, यानी कि जो आपका पेज होगा उसकी ऊपर की तरफ आप अपना नाम लिखेंगे, आपका जो रोल नंबर होगा वो होगा, AI यानी कि स्टडी सेंटर होगा आपका, उसके स्टडी सेंटर का आपका नाम होगा। और आप जिसका भी टीएमए बना रहे हैं, आप एसएसटी का बना रहे हैं, आप इंग्लिश का बना रहे हैं, उर्दू का बना रहे हैं, साइंस का, विचेवर सब्जेक्ट इट इज, यू हैव टू राइट दैट। वो आपको लिखना जरूरी है ताकि जो इन्विजिलेटर है या जो एग्जामिनर है उसके पास जब आपका टीएमए जाए तो वो उससे देखकर ही अंदाजा लगा ले कि कौन से सब्जेक्ट का है। समझ में आ रही है? ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। अगर आप वहां पे अपना रोल नंबर नहीं लिखेंगे तो आपकी मेहनत बेकार जाएगी। तो बहुत ध्यान से इन सारी चीजों को ध्यान रखेंगे लिखने का, क्योंकि ये पहला सफा ही, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट, पहला सफा ही इतने अच्छे से तैयार करना है। समझ में आ गई? अब मैं आपको सवाल जवाब यहां से शुरू नहीं करूंगी क्योंकि यहां पे सबक नंबर 1, सबक नंबर 11, 14 इस तरह से रखे। हमारे पास जो बुक हमारे हाथ में है वो है हमारा चैप्टर नंबर 0, सबक नंबर 0। हम शुरू करेंगे सबक नंबर 0 से। वो आपकी बुक में सबसे पहला चैप्टर है? आई थिंक किताब आपके पास मौजूद है। तो मैं अब इसमें बताती चलूं, आपका सवाल है इसका, यानी कि चौथे सवाल का पहला, और ये आपको 150 से 100 लफ्जों के बीच में आपको इसके जवाब देना है, ठीक है बेटा। और ये 4 नंबर का है। जो भी 4 नंबर के सवाल हैं वो 100 से 150 के उसमें वर्ड्स लिमिट के अंदर आपको इनके जवाब देने हैं, ठीक है बेटा। सवाल है आपका, ज्योग्राफिया किसी भी समाज की जिंदगी और तारीख को तश्कील देने में अहम किरदार अदा करता है, वाज़े कीजिए। इसका जवाब आपका मौजूद है सफा नंबर 5 पर, सफा नंबर 5। और कौन सी किताब है? जो पहली बुक है, आपकी 2 किताबें हैं। यह है आपका बुक 1, ठीक है। बुक 1 में चैप्टर नंबर 0, पेज नंबर 5, ठीक है। अब मैं आपको इसका आंसर दिखाती चलूं। वी नीड द बुक ऑल्सो। ओके,
पेज नंबर 5 जी, देखिए इसका आंसर ज्योग्राफी पेज नंबर 5, ठीक है, यहीं पर इसका आंसर है। सवाल क्या है? ज्योग्राफिया किसी भी समाज की जिंदगी और तारीख को तश्कील देने में अहम किरदार अदा करता है। वाजे कीजिए। कैसे वाजे करेंगे? यहां पर आप इसका आंसर लिखेंगे, यहां से इलाके की ज्योग्राफिया के बारे में कुछ जाने बगैर तारीख और असारियत का मुताला अधूरा रहता है। और क्या आ गया? ज्योग्राफिया क्या है? जमीन के मनाजिर, लोगों, मकामात, माहौल का एक मुताला है। ये आपको 150 लफ्जों में लिखना है। इसमें हमें बताया गया है ज्योग्राफी के बारे में, वो क्या चीज है। अगर हमें किसी भी जगह के बारे में मालूमात हासिल करनी है तो उसकी तारीख, उसकी ज्योग्राफिया, उसके आसारात, क्या क्या वहां पर मौजूद है, वो चीजें हमें देखनी पड़ेंगी। वहां के लोग कैसे हैं, वहां के मकामात कैसे हैं, उन सब का हमें गहराई से मुताला करना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा अगर हम सादे अंदाज में अगर बात करें, सादे अंदाज में अगर हम बात करते हैं तो इस दुनिया के बारे में मालूमात हासिल करना, जहां हम रहते हैं, जैसे आप जिस जगह रहते हैं आपको बहुत अच्छी से मालूमात होगी अपने इलाके के बारे में, कौन सी जगह कहां पर है, कहां पे पार्क है, कहां पे डॉक्टर का हॉस्पिटल है, या कहां पर आपको टेलरिंग शॉप मिलेगी, कहां पर अगर आपको कोई जंक फूड शॉप ऐसी है जो आपको कुछ खाना है, आपको वो भी पता होगा। तो आप अपने इलाके से बहुत अच्छी तरह से वाबस्ता होंगे, ठीक है, आप अपने इलाके में बहुत अच्छी तरह से वाबस्ता होंगे। आपका सवाल का जवाब शुरू होगा यहां से। जो जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमने वो सारे यहां पर कवर करे हैं, ठीक है। आपका आंसर यहां से यहां तक आ गया। उसके अलावा हम आगे और इसमें क्या चीज ऐड करेंगे, देखिए उसके अलावा हम यहां पे और इसका पार्ट है, ये है किसी भी समाज की जिंदगी और तारीख को शक्ल देने में जो ज्योग्राफिया है वो एक अहम किरदार अदा करता है। एक पॉइंट यहां तक आ गया हमारा, ठीक है। उसके अलावा हम क्या देखेंगे, इसके आगे का आंसर कहां से है। उसके आगे है, अगर हम किसी मुल्क का ज्योग्राफिया जानते हैं तब हम समझ सकते हैं कि तारीख में क्या हुआ था। अगर उसकी ज्योग्राफिया के बारे में हमें पता है तभी हम उसको जान सकते हैं। तो इसका आंसर आप यहां से लेके यहां तक लिखेंगे, पीछे जो मैंने मार्क करा था वो, उसके बाद यहां से यहां तक, कहां तक, नतीजतन बहुत से घने जंगल घास के मैदान यानी कि चरागाह बन गए। उसके बाद भी इसका आंसर आपका बनता है, जितना भी हमारा ये पोर्शन यहाँ पे ज्योग्राफिया के बारे में बताया गया है, ज्योग्राफी के बारे में, वो हम पूरा इस 150 से लेकर 100 वर्ड्स तक में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। पेज नंबर 6 में जहां तक इसके बारे में बताया गया है, यहां पे बताया गया आखिरी लाइन है इसमें, लोहे की जबरदस्त मिकदार में दस्तयाबी के सबब इन साम्राज्यों के फैलाव में मजीद मदद मिली। चलिए उसी के साथ देखिए ज्योग्राफिया, ओके, इसमें हमने ये सारी चीजें ऐड करी हैं, ये सारे पॉइंट्स इसमें हमने डाले हैं। अगर हम किसी मुल्क का ज्योग्राफिया जानते हैं, यहां से लेकर हम कहां तक लिखेंगे, ये हमने लिखा। उसके बाद हम और क्या देखेंगे, ये पॉइंट हमारा यहां से मार्क हुआ है। तो आप यहां देख रहे हैं, ये आपको मैंने चारागाह तक यहां तक बताया था। उसके बाद हमारा आंसर क्या आता है, यहां पर, यहां से लेकर आपका जो आंसर आएगा, तो क्या आप जानते हैं कि हिंद गंगा मैदान, यहां पर इंडो गैंजेटिक प्लेन्स जो है हिंदुस्तान की सबसे जरखेज जमीन है, क्योंकि यहां पर हम किसी भी इलाके का ज्योग्राफियाई जो उसका तनासुब है वो सब चीजें देख रहे हैं। गंगा जैसी बड़ी नदियां पीने के पानी, आबियाशी के लिए अफराद के साथ ताजा पानी की सप्लाई करती हैं। तो यही सारी चीजें हमने यहां पर इसमें बताने की कोशिश करी है। ये आपका आंसर है यहां तक। ये आपका क्या हो गया, आपका चैप्टर नंबर 0 का 150 से 100 तक के बीच में आपका इसका जवाब आ गया। पेज नंबर है 5, चैप्टर नंबर 0, ठीक है, बुक नंबर 1। क्लियर है बेटा। अब आते हैं हम चैप्टर नंबर 1 पर, पेज नंबर 32, पेज 32, चैप्टर नंबर 1, पेज 32।
पेज 32 में यहां पर सवाल बनता है आपका, सवाल नंबर 1 है ये आपका, 2 मार्क्स का है ये, ठीक है। दोनों ही सवाल चैप्टर नंबर 1 से ही हैं और इसी पेज पर मौजूद हैं 32 पर, ठीक है। सवाल है आपका, हड़प्पा तहजीब के जवाल के अहम असबाब को शफाफ करते हुए वजाहत कीजिए, ठीक है। उसका जवाल कैसे हुआ था, और ये 2 नंबर का सवाल है। अब जो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं वो 60 से लेकर 40 के वर्ड लिमिट में आपको लिखने हैं, और पेज नंबर है 32। ये पेज नंबर आपका कहां से आ गया, पेज नंबर 32, पेज 32 आपकी बुक 1, ठीक है, जो आपके हाथ में है अभी मौजूद। तो यहां पर हम देखेंगे, अगर हम बुक को देखें तो बुक के अंदर हमारा है पेज नंबर 32, जिसमें यहां पे लिखा हुआ है जवाल, यानी कि उसका एंड कैसे हुआ था, उसके क्या असबाब थे। अगर हम जवाल देखें तो यहां पर इसका आंसर देखेंगे हम। ये मुश्किल है कि इस तहजीब के जवाल की असल वजह क्या थी, क्योंकि इसको हम पूरा ही कवर कर रहे हैं, ये आपका आंसर पूरा ही कवर कर रहा है, क्योंकि ये टोटली 1 2 3 टोटल दे आर 6 लाइन्स, 6 लाइनें हैं, 60 से 40 वर्ड्स के बीच में आपको लिखना है, ठीक है। तो ये आपका पहला सवाल जो दे रखा है आपके टीएमए में, उसका ए का आंसर है ये। क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ टीएमए का ए का आंसर है ये 40 to 60 वर्ड्स। अब यहीं पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है बेटा। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी टीएमए का सवाल है। मजहब और सखाफत के मैदान में अहद वस्ती रिवायतों की एक अजीम तालीफ का गवाह है, ठीक है। ये आपका ये वाला सवाल आ गया है, सेम पेज है, पेज 32, ठीक है, बुक 1, उसी पेज पर इसका जवाब आ गया है। ये भी आपको पूरा ही लिखना है, ठीक है। अगर हम ये अपना देखें यहां पर जो शो कर रहा है, मैं इसलिए रीड नहीं कर रही बेटा, ये आपको सिर्फ मार्क इसलिए करवा रही हूं, अगर मैं रीड करूंगी, एक्सप्लेन करूंगी, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। तो ये दिस इज ऑल्सो योर टीएमए, दिस इज ऑल्सो योर टीएमए। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी, बुक 1, पेज 32। Clear? The whole thing you have to write. The whole paragraph. क्योंकि ये 2 मार्क्स का सवाल है, 20 से लेकर 40 से लेकर 60 वर्ड लिमिट है इसकी। क्लियर बेटे? अब आते हैं हम अपने सीधे, क्योंकि हमारा चैप्टर नंबर 0, चैप्टर नंबर 1 इज ऑलरेडी कवर्ड। अब आएंगे हम चैप्टर नंबर 11 पर। चैप्टर नंबर 11, पेज नंबर 354, सॉरी 284, 284 जी, 284 आपका सवाल है 284 के लिए। सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट उसका आंसर है हयाती तनव्वो के तहफ़्फ़ुज़ की जरूरत, बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी, आई होप यू हर्ड दिस वर्ड समवेयर, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी जिसमें हम रहते हैं और हमारे साथ और बहुत सारी चीजें हैं जो मौजूद हैं, यानी कि प्लांट्स, एनिमल्स। पेज नंबर 284, पेज दिस वन, पेज 284 एंड बुक 1, ठीक है, बुक 1।
अब इसका आंसर क्या है, आप उसके तहफ़्फ़ुज़ कैसे कर सकते हैं, अपने इलाक़ाई हयाताती तनव्वुर को महफूज रखने के लिए किन्हीं 2 तरीकों की तजवीज़ दीजिए। सबसे पहले तो ये मैं बता दूं, ये 2 मार्क्स का आंसर है, उम्मीद है मिल गया होगा। तो यहां पर ये जो आंसर आपका ये शो कर रहा है, थोड़ा सा ब्रीफिंग आप इसके अंदर 2 मार्क्स में आप थोड़ा सा बताएंगे व्हाट इज हयाती तनव्वुर क्या है, ठीक है, उसके बारे में आप थोड़ा सा बताएंगे, यहां से लेंगे आप वो आंसर, ठीक है। इसमें क्या है, हम फितरत में पानी, पनाहगाह और कपड़ा तलाश करते हैं, हमारी बेसिक नेसेसिटीज क्या हैं, बेसिक जरूरतें क्या क्या है, हम वो चीजें देखेंगे, ठीक है। अगर इसको थोड़ा सा और इलैबोरेट करना चाहें तो आप और कर सकते हैं, ठीक है, इट कम्स टिल हियर, ठीक है, पर ये अभी कंप्लीट नहीं है हमारा आंसर, इसमें और चीजें थोड़ी सी ऐड करनी पड़ेंगी, अगर हम इन वर्ड्स को भी काउंट कर लें तो। ये आपका कौन सा है, क्वेश्चन नंबर, वेट अ मिनट, क्वेश्चन नंबर 2, आंसर ए, पेज मैंने लिखवा चुकी हूं, ठीक है, दिस इज अ TMA, ताकि आपको पता रहे ये TMA है, ठीक है बेटा। उसके बाद इसके बारे में कुछ पॉइंट्स यहां पे बताए गए हैं, आप उसको कैसे महफूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये जितने पॉइंट्स दिए गए हैं, दे आर ऑलमोस्ट 8 पॉइंट्स। अब इन 8 पॉइंट्स में से जो आपको लगता है आप इजीली इलेबोरेट कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, आप वो ले लेंगे। नबाताती हयाती तनव्वुर का एक कलीदी जुज है, बेसिक इंग्रेडिएंट है, नबातात के बगैर जानवर और बाज खुर्द अज़ुयात, यानी कि बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज है ये, अगर आप समझें तो, ग़िज़ा और ऑक्सीजन में कमी के सबब मर जाएंगे, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। हमारे जो अल्लाह ताला ने ये दुनिया बनाई, इसमें 3 लिविंग थिंग्स हैं। अब कौन कौन सी लिविंग थिंग्स हैं वो 3? ह्यूमन बीइंग अशरफुल मखलूकात, पेड़ पौधे, और उसके अलावा जानवर, ठीक है। तो यहां पर आपको कुछ चीजें बताई गई हैं, इसमें से जो पॉइंट्स आपको इजी लगे वो 2 पॉइंट्स आप उसके साथ इसमें ऐड कर देंगे इस आंसर में। क्लियर है ये सब कुछ, ठीक है। अब आ जाए हम अपने चैप्टर नंबर 12 पर, सबक नंबर 12। सबक नंबर 12 है हमारा पेज नंबर 308। 308, ओके, दिस इज 308। और ये सवाल भी आपका जो है 4 नंबर का है, 4 नंबर 100 से 150 वर्ड्स तक में, ठीक है बेटा। हिंदुस्तान की ज़राअत को दरपेश बास अहम चैलेंजेस, ठीक है। हमने एग्रीकल्चर में कौन कौन से चैलेंजेस फेस करे, फार्मिंग में कौन कौन से चैलेंजेस फेस करे हैं, दैट वी हैव टू मेंशन इट हियर। अब इसका TMA क्या है? TMA मींस ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, ठीक है। और आपको ये बताती चलूं कि हर सवाल में से आपको 6 सवाल दिए गए हैं और हर सवाल में 2 सवाल दिए गए, जो आपको आसान लगे वो कीजिए, पर मैं आपको सारे बता रही हूं, यानी कि 12 के 12। अब उसमें से आपको सिर्फ 6 करने हैं, समझ में आ रही है ना मेरी बात? तो अभी आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका ए पार्ट, एक ए जो पार्ट है वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ज्योग्राफी आई, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 0 से। अभी इसका सेकंड भी जो क्वेश्चन है वो है 308, इसका 4th का बी, इसमें ये आपका बुक नंबर 1 में है, जिसको जैसी सहूलियत हो, जैसा आसान लगे वो कर ले। समझ में आ रही है ना मेरी बात? इसमें आपका सवाल है, अपने आसपास के इलाकों में किसानों को दरपेश किन्हीं 4 चैलेंजेस की पहचान कीजिए, ठीक है। किसानों की हालत में बेहतरी के लिए हर एक चैलेंज के लिए हल पेश कीजिए। यहां पर देखिए हमारे हिंदुस्तान में किस तरह से आपको पता होगा, जो इंडिया है इट्स एन एग्रीकल्चरल कंट्री, फार्मिंग इज द बेसिक थिंग हियर। जो किसान हैं, काश्तकार हैं या ज़राअत करते हैं, ठीक है,
अब उनको कैसे कैसे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं हम वो देखेंगे। उसके कुछ पॉइंट्स यहां पर मौजूद हैं जो मैं हाईलाइट कर रही हूं, मैं डिटेल में नहीं जा रही हूं, मैं फिर आपसे कह रही हूं इन सब चीजों को, कौन कौन सी चुनौतियों के बारे में हम तफसील से तबादला ख्याल करेंगे, तो वो यहां पर कर रखे हैं। अहम फसलों की पैदावार में जमूद, यानी कि एक तरह से वो स्टैग्नेंट हो जाना, रुक जाना, क्यों है, क्या वजह है, वो सारी चीजें यहां पर। ठहराव आ जाना, वो यहां पर बताया गया, एक ये वाला चैलेंज पे फेस करा गया, ठीक है। उसके अलावा क्या चैलेंज फेस करा गया, नेक्स्ट चैलेंज क्या फेस करा गया, नेक्स्ट चैलेंज फेस करा गया काश्त की अनपट मशमूलात की ज्यादा लागत, यानी कि जो अगर हम कुछ भी चीज ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, उस पर लागत ज्यादा आ रही है, उसकी प्रोडक्शन में कुछ कमी है, या फिर जो सीड्स हैं वो हाई यील्डिंग वैरायटी नहीं है, ठीक है, उनमें मेहनत ज्यादा करनी पड़ रही है। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मिट्टी को जायल करने, मिट्टी को जायल करने का अमल, यानी कि एक ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, किस तरह से आया था, उसका क्या किरदार था, ये भी एक चैलेंज था, ठीक है। किसके लिए चैलेंजेस था, किसानों को दरपेश था एक तरह का ये चैलेंज। ये आपको मैं सिर्फ मेन हेडिंग्स बता रही हूं, आपको ये 100 से 150 वर्ड्स में कंप्लीट करना है, या तो आपको जो मैंने ज्योग्राफिया वाला क्वेश्चन बताया था वो कर लीजिएगा, नहीं तो ये कर लीजिएगा, ये पॉइंट्स में है, ठीक है, जो आपको सहूलियत हो वो कर लीजिएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट है जेरे जमीन ताजा पानी की सख्त कमी। जब काश्त हुई और उन्होंने फसल उगानी शुरू करी, किस किस तरह की प्रॉब्लम फेस करी उन्होंने, वो पानी की प्रॉब्लम भी थी। इसी तरह इसके आगे भी पॉइंट्स दे रखे हैं, आप इनमें से या तो बेसिक सारे पॉइंट्स ले लीजिए आप, ठीक है, और नहीं तो कोई 2 पॉइंट्स ही लेकर आप उनको इलैबोरेट कर दें, यानी कि और एक्सपेंड कर दें। आलमी आबो हवाई तब्दीली का मुनफी असर, उसका क्या असर रहा, ठीक है बेटा, हर आप जितने पॉइंट्स हैं सब हेडिंग्स वो ले लीजिए, और इनके 2-2 लाइंस भी अगर आप लिख देंगे ना, आपका ये आंसर कवर हो जाएगा। ग्लोबलाइजेशन के असरात क्या रहे, ठीक है, और ग्लोबलाइजेशन क्या है वो यहां पर आपको बताया जा रहा है। सखावत लोगों और माशी सरगर्मी के बढ़ते आलमी रिश्तों को जाहिर करता है। सब्सिडी वो रकम जो हुकूमत के जरिए किसी तिजारत या फर्द को सहारा देने के लिए फराहम की जाती है। लिबरलाइजेशन किसी तरह के नाम नेहाद अवामी या निजी बंदिशों के बगैर मुल्क में कहीं भी किसी भी वक्त किसी भी तरह की माशी सरगर्मी शुरू करने की आजादी, ठीक है। उसके अलावा आपका ये पॉइंट भी आ गया, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना। ये सारे पॉइंट्स आपको यहां पर उन्होंने दे रखे हैं, ठीक है। और लास्ट में जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है किसानों की खुदकुशी। आपने देखा होगा जब उनको किसानों को उनके ऊपर लगान बढ़ जाता है और वो अदा नहीं कर पाते, उसको ना फसल उग रही होती है सही, कभी बाढ़ की वजह से, कभी कहत की वजह से, तो वो थक हार कर क्या करते हैं, या उनकी नस्लों की नस्लें भी इस कर्ज के बोझ के तले दब जाती हैं, तो वो खुदकुशी कर लेते हैं, है ना। तो ये बेसिक रीजंस हैं, ये चैलेंजेस हैं जो हमारे किसान फेस करते हैं, इसमें से ही आप आंसर निकालेंगे ये सारे टॉपिक्स लेकर। समझ में आ गई मेरी बात। अब आ जाते हैं हम अपने सबक नंबर 14 पर, पेज 354, एंड द क्वेश्चन इज 9 उम्रों को एक इम्तियाजी आबादी ग्रुप के तौर पर बरतने की जरूरत है। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका, ठीक है, ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो इसके अंदर आप क्या लिखेंगे, 2 मार्क्स का है, ये टीएमए है आपका, ठीक है, और इसका मैं आपको पहले भी लिखवा चुकी हूं, यानी कि अपने इलाके की हयाताती तनव्वुर को महफूज रखने वाला वो हमने कर चुके हैं चैप्टर नंबर 11 से। चैप्टर नंबर 14 से भी इसी में से दिया गया है, अगर जो भी आपको अच्छा लगे उसमें से जो आसानी से लगे, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो वो कीजिएगा। ये बुक नंबर 1 में मौजूद है, ठीक है।
उम्र तरकीब को समझने के लिए जदीद अंदाज़े नजर में एक इम्तियाजी आबादी ग्रुप के तौर पर नौबालिगान के उम्र पर ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत पर जोर दिया गया है। ठीक है, और उसको तकसीम करते हैं। कैसे तकसीम करते हैं हम उसको? अगर करते हैं तो किस तरह से हम उसको तकसीम करते हैं? ना तो वो बच्चे होते हैं ना ही बालिग होते हैं, यानी कि वी कैन कॉल देम अ टीनेजर। टीनेजर्स की बात हो रही है यहां पर। वाई वी हैव टू पुट फोर्स और गिव एम्फेसिस टू देयर अपब्रिंगिंग। ठीक है, उनको कैसे बड़तर बनाने की जरूरत है, किस तरह से, ये चीज हमें देखनी है। इसके और पॉइंट्स आपके कहां पर हैं? अगर हम देखें यहां से दर हकीकत से लेकर हम कहां तक समझेंगे इसको? पहचाना जाता तक, क्योंकि ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, 2 नंबर का, यानी कि 40 से 60 वर्ड लिमिट है आपकी इसकी। ठीक है बेटा, और इसको हम और इसमें क्या चीज ऐड करेंगे वो भी देखते चलिए। इसमें आप यहां से भी करेंगे। नौबालिगान आबादी का वो ग्रुप है जिसे बरसों की मुतय्यन तादाद के साथ नहीं देखा जा सकता। और ये कहां से कहां तक लेंगे आप इसको? यहां से यहां तक। उसके अलावा इसके कुछ पॉइंट्स हम और इसमें क्या ऐड करेंगे? पॉलिसी में नौबालिगों की मुख्तलिफ जरूरतों पर तवज्जो देने के लिए मुख्तलिफ हिकमत अमलियां बयान की गई हैं। और ये आप कहां से कहां तक लिखेंगे इसको? यहां तक। तो ये आपका आंसर हो गया है इस सवाल का, यानी कि किसका? क्वेश्चन नंबर 2 के बी का आंसर है ये आपका 20 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 2 के बी का आंसर है और ये 2 मार्क्स का आंसर है। ये हमारी सबक नंबर 14 तक एक हमारी बुक कंप्लीट हो गई। आ जाते हैं हम अब अपने बुक नंबर 2 पर। ठीक है बेटे, बुक नंबर 2 में हमारा पहला चैप्टर है चैप्टर नंबर 16। आपका जो सवाल है ना, सवाल नंबर 3, उसमें चैप्टर नंबर 16 की जगह 15 लिखा हुआ है। वो 15 नहीं है, वो 16 है। ठीक है बेटा, प्रिंटिंग मिस्टेक है वहां पर। और सब आपका सवाल है बुनियादी फराइज में बुनियादी हुकूक की तरह ही अहम है, जायजा लीजिए। यानी कि फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। क्वेश्चन नंबर 3 ये। ठीक है, ये आपका चैप्टर नंबर 16 है बेटा, 16 है, 15 नहीं है। ठीक है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, पर सवाल उन्होंने बड़ा कराया। ये बुक नंबर 2 से है आपका सवाल। ठीक है, ये आपका बुक नंबर 2 से इसका आंसर है आपका बुनियादी फराइज में, यानी कि आपकी फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बात कही गई है। कहा गया है कि अगर आपके पास फंडामेंटल राइट्स हैं तो फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं आपकी। तो आप इसमें उसका जायजा कैसे लेंगे, वो कैसे अहम है फंडामेंटल ड्यूटीज। तो वही यहां पर हम देखेंगे सफ़े नंबर 30 राइट। 13 एंड 30 इज टोटली डिफरेंट। ठीक है, हुकूक और फराइज। सवाल आपकी समझ में आ गया होगा। इसका जवाब मैं आपको बताती चलूं, इसका जवाब आपको मिलेगा। लेकिन हुकूक को हकीकी मायने तभी हम समझ सकते हैं जब अफराद फराइज की अंजामदही करें। और वो कैसे? फर्ज कोई ऐसी चीज है जिसे अंजाम देने की उम्मीद या तकाजा किया जाता है। मिसाल के तौर पर आप वालिदैन की जिम्मेदारी या फर्ज है कि वो अपने बच्चों की देखभाल करें। ठीक है, ये आपका पूरा पैराग्राफ आएगा यहां तक, नीचे तक, नुकसान ना पहुंचाएं तक। ठीक है, नुकसान ना पहुंचाएं तक। दिस इज अ TMA क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड का A,
बुक नंबर 2। ठीक है, ये पूरा पैराग्राफ इसी का ही है। क्लियर हो गया बेटे? चलिए जी, उसके बाद आ जाते हैं हम, हमारा अगला सवाल है हमारा चैप्टर नंबर 18। सवाल है आपका, 3 सतही साख्त में दही मकामी खुद मुख्तार हुकूमत के किरदार और जिम्मेदारियों का जायजा लें। देखिए, हमारी जो गवर्नमेंट है वो हम ऐसे कह सकते हैं जैसे कोई भी मदरसा है या कोई भी स्कूल है, वहां पर हर कैटेगरी है। देखिए, सबसे पहले प्रिंसिपल्स होती हैं, ठीक है, सबसे पहले प्रिंसिपल्स होती हैं, वो देखती हैं, पर प्रिंसिपल अकेली पूरे स्कूल को नहीं देख सकती। इसी तरह उन्होंने अपने नीचे टीचर्स को हायर करा होता है। वो जो टीचर्स या असातिज़ा होते हैं वो हर क्लासेस को देखते हैं। उसके बाद होती हैं आपकी सब्जेक्ट टीचर्स, उसके बाद आपका मीनियल स्टाफ होता है। इसी तरह हर मदरसे में होता है। इसी तरह अगर एक टीचर, एक क्लास की टीचर है, तो वो क्या करती है, वो हर वक्त अपनी क्लास में मौजूद नहीं है, तो वो एक मॉनिटर बनाती है ना एक मॉनिटर। जब वो एक मॉनिटर बनाती है तो वो उसके पीछे जिम्मेदार होता है क्लास का। वो उसको पूरी रिपोर्टिंग करता है, पूरी बात बताता है कि हाँ मैम बुक्स कलेक्ट हो गई, सबमिट हो गई, दे दी गई हैं, ठीक है, दिस एंड दिस। अब हमारा हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है। अब हिंदुस्तान में कितनी स्टेट्स हैं? अगर हम देखें तो हिंदुस्तान में हमारी 28 स्टेट्स हैं और 8 जो हैं वो यूटीज हैं, मींस यूटीज इन अ सेंस यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, अब इतनी सारी जगह को तो प्राइम मिनिस्टर अकेले नहीं देख सकते। वो क्या करते हैं, वो उसको बांट देते हैं स्टेट्स में। हर स्टेट में एक चीफ मिनिस्टर होता है। वो छोटे छोटे लेवल पर हम उसको देख सकते हैं, है ना? समझ में आ रही है ना? तो यहां पर इन्होंने यही पूछा कि अगर जिला परिषद, यहां पर उन्होंने पूछा है कि 3 सतही साख्त में दही मकामी खुद मुख्तार हुकूमत के किरदार और जिम्मेदारियों का जायजा लीजिए। दही यानी कि आप कह सकते हैं रूरल एरियाज। ठीक है, अभी कैसे है वो आप यहां देखिए, आपका पेज नंबर है 72, सॉरी 71 कह लें या 72। आपको थोड़ा सा पंचायती राज में शो कर रहा है वो, ठीक है। ये आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे आपको पॉइंट्स डालने पड़ेंगे। चलिए पहले मैं आपको बताती चलूं, पंचायती निजाम जो आपको शो कर रहा है, ये हमने दही यानी कि गांव की बात करी है। उसमें क्या क्या चीजें हैं अगर हम देखें, उन्होंने मजीद बताया कि सिर्फ गांव में ही मकामी हुकूमतें नहीं काम कर रही हैं, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट, शहरों में भी ऐसे मकामी इदारे काम कर रहे हैं जो शहर में रहने वालों की फलाह व बहबूद, वेलफेयर के लिए काम करते हैं। फर्क सिर्फ यह है कि दही मकामी इदारों के पास काम करने की देखभाल, हम यहां से बात करेंगे आंसर की। छोटे इलाके और कम आबादी होती है, ठीक है, लेकिन शहरों में मकामी इदारों के बड़े इलाके और बड़ी आबादी होती है, ठीक है। उसके अलावा हिंदुस्तानी में मकामी हुकूमतें 2 तरह की होती हैं, ये पॉइंट्स लेंगे हम। एक होती है दही इलाकों के लिए और दूसरी होती है शहरी इलाकों के लिए। अब जो दही मकामी हुकूमत के निजाम को कौन चलाता है? पंचायती राज। पंचायती राज जो भी, अगर हम किसी गांव में रहते हैं, किसी कस्बे में रहते हैं, वहां पे पंचायत होती है, वहां पे लोकल गवर्नमेंट होती है, ठीक है, लोकल एरिया गवर्नमेंट होती है जो लुक आफ्टर करती है, वहां के जो मसले पेश आते हैं उनको वो देखते हैं। और मुख्तलिफ शहरों और कस्बों में शहरी मकामी हुकूमत का 3 तरह का इदारा जाती बंदोबस्त होता है। इन्हें म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपैलिटी और नगर पंचायतें कहा जाता है। ये तो आपकी बात हो गई यहां तक की, ठीक है। इसको किस तरह से उन्होंने बताया है आगे हम वो भी देखते चले। ये मैं आंसर आपका जिस तरह मैंने आपको मार्क करवाया वो देखते चलिएगा बेटे। अब पंचायतें जो हैं, पंचायतों ने 5 साला
मंसूबे के दौरान शुरू किए गए कम्युनिटी तरक्की काम शुरू किए गए, क्योंकि ये 5 ईयर प्लानिंग के हिसाब से होते हैं। ठीक है, 5 ईयर प्लानिंग के हिसाब से निजाम को ज्यादा मौसर बनाने के लिए एक कमेटी बलवंत राय मेहता की चेयरमैनशिप में तश्कील की गई थी। ये बता रहे हैं आपको, थोड़ा सा कुछ हिंट बता रहे हैं किस तरह से ये सेटअप हुआ। ठीक है, और इसका तफसीली जायजा अगर हम लें तो यहां पे थोड़ा सा इसको और डिटेल में बताया गया। अब इसके अंदर क्या था, बलवंत राय मेहता ने 1957 में अपनी रिपोर्ट दाखिल की, जिसमें 3 सतही पंचायत राज निजाम कायम करने की सिफारिश की गई थी, क्योंकि ये दही इलाके में ही थी। ठीक है बेटा, अब वो क्या थी, दही सतह पर प्रोग्राम पंचायतें, ब्लॉक सतह पंचायतें समितियां, जिला सतह पंचायत परिषद, इसका एक तरह का पिरामिड आपको शो कर रहा है ये, अगर हम इसको नेक्स्ट पेज पर देखें तो। ठीक है, इतना क्लियर है बेटा। अब हम इसको नेक्स्ट पेज पे भी देख लें। मैं आंसर मार्क करवा दिया मैंने इसका, आपका हाथ के हाथ करा भी रही हूं। देखिए ये आपका पिरामिड बना हुआ है, जिला परिषद, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पंचायत समिति आ गई और ग्राम पंचायत। देखिए गांव बहुत सारे होते हैं, 100-100, 200-200 गांव होते हैं, 50-50 गांव भी होते हैं, वो उसका उसी हिसाब से वो ब्लॉक बनाते हैं। सिर्फ एक गांव में नहीं होते, हो सकता है 10-10 गांव के ब्लॉक बनाते हों वो। यहां पर एक विलेज आ गया, यहां पर ब्लॉक्स ऑफ विलेजेस आ गए, ग्राम पंचायत एक छोटा लेवल, उससे बड़ा लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल। ठीक है बेटा, इसके अंदर आप और क्या डाल सकते हैं पॉइंट, क्योंकि उन्होंने पूछा है इसका ये काम कैसे करती है। सवाल है उनका, किरदार और जिम्मेदारियों का जायजा लीजिए, उनका क्या रोल रहा है, रोल क्या है इसका इनमें। यहां पर इसके कुछ पॉइंट्स आपको बताए गए हैं, वो सारे पॉइंट्स यहां पर हैं। 3 सतही है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद आ गया। हर 5 साल बाद बाकायदा इंतखाबात होते हैं। ठीक है, आबादी के तनासुब में दर्जा फहरिस्त जातों और दर्जा फहरिस्त कबाइल का भी सीटें रिजर्व है, सीटें रिजर्व है। देखिए आप कबाइल के बारे में अगर हम बात करें तो बात हो गई है, अगर कबाइलों के बारे में हम बात करें, हमारे आइन में, कानून में, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर SC NST एंड OBC अदर बैकवर्ड क्लासेस, जब भी हम कोई फॉर्म भरते हैं उसमें हमें ये कैटेगरीज देखने को मिलती हैं बेटा। पहली कैटेगरी हो गई हमारी जनरल, जनरल में सब आ गए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आ गए। अदर बैकवर्ड क्लासेस के अंदर अगर हम देखें, हु इज स्लीपिंग इन द क्लास, अदर बैकवर्ड क्लासेस जो आप समझ लें कि छोटी जातें होती हैं, उनको हम कह लें, उनको काउंट करते हैं। SC एंड ST में हमारे कौन आ गए, कबाइली, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। मैंने आपको वर्ना सिस्टम भी बताया था, पीछे हमने वर्ना सिस्टम भी पढ़ा था, जिसमें सबसे ऊंची जात होती है ब्राह्मण्स की, फिर क्षत्रियास, वैश्यास एंड शूद्रास। ये मैंने आपको बताया था, ये सिर्फ हिंदू समाज में होती हैं ये सारी चीजें। ठीक है बेटा, ये सिर्फ हिंदू समाज में होती हैं, मुस्लिम समाज में नहीं है ये सारी चीजें। तो यहां पर इनके लिए भी सीटें होती हैं, रिजर्वेशन है, देख रहे हैं आप, रिजर्वेशन शो कर रहा है। उसके अलावा पंचायती राज इदारों की 3 मुख्तलिफ सतहों पर औरतों के लिए भी रिजर्वेशन है। पंचायत में कुछ सीटें औरतों के लिए भी रिजर्व्ड हैं, क्योंकि कुछ मसले ऐसे होते हैं जो औरतों से ही रिलेटेड होते हैं। तो पंचों में कुछ एक जो औरत होती है वो भी पंच होती है। ठीक है बेटा, उसके अलावा यहां पर उन्होंने बाकी पॉइंट्स भी दिए, मैं सारे पॉइंट्स में बात नहीं कर रही हूं, आई एम टेकिंग फ्यू पॉइंट्स। माशी तरक्की और समाजी इंसाफ के लिए मनसूबाबंदियों की तैयारी, सोशल और जो प्रॉब्लम्स होती है उनको सॉर्ट आउट करने के लिए भी पंचायती राज होती है। ठीक है, उसका शेड्यूल बना हुआ है। ग्राम सभा, ये सारी चीजें, सारे पॉइंट्स आपके इसमें कवर हो रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके सारे पॉइंट्स हैं, यहां से यहां तक आपका ये जो क्वेश्चन है, ये सवाल आपका बन रहा है
4 मार्क्स का, यानी कि 100 से 150 वर्ड्स तक का। मैं सारे पॉइंट्स नहीं कह रही, जो आपको इंपॉर्टेंट लगे, जो आपको इजी लगे, मेक इट श्योर दैट यू हैव टू ऐड इट इन योर आंसर। ठीक है बेटा, अपने आंसर में आप ऐड करेंगे और पॉइंट वाइज लिखेंगे। एसएसटी जब भी हम पढ़ते हैं उसको पॉइंट वाइज करते हैं बेटा। पॉइंट में याद करना भी आसान रहता है और उसको समझना भी आसान रहता है। ठीक है, जो आपका जो एग्जामिनर होगा वो भी आपका सवाल पढ़ेगा तो पूरा पैराग्राफ में नहीं पढ़ेगा, वो पॉइंट्स में लिखेंगे, उसको भी इजी रहेगा। चलिए जी, उसके बाद आ जाइए पेज नंबर सबक नंबर 18 के बाद। ये था क्वेश्चन नंबर 5 का ए। क्वेश्चन नंबर 5 का ए आंसर था ये आपका। ये थी आपकी बुक 2। ठीक है, बी मीन्स बुक 2। क्लियर है बेटे? अब आते हैं हम सबक नंबर 24 पर। सबक नंबर 24 सेक्युलरिज्म, पेज नंबर 244। इसका आंसर आपका मौजूद है 244, 245, 246 एंड 248 पर, क्योंकि ये भी 4 नंबर का सवाल है। ठीक है बेटा, निकालिए सफा नंबर 244 सेक्युलरिज्म। ठीक है, सेक्युलरिज्म क्वेश्चन नंबर 5 का आपका है बी। दिस इज बुक नंबर 2 एंड इट इज अ TMA। ठीक है, ये आंसर जो है आपका, मैं बताती चलूं। सवाल करा है, एक मजबूत कौम के कयाम के लिए सेकुलर उसूलों की जरूरत का तज्जिया कीजिए। आपको तज्जिया करना है इसमें। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले थोड़ा बहुत इसका ब्रीफिंग्स देनी है कि व्हाट इज सेक्युलरिज्म। ठीक है, सेक्युलरिज्म क्या है उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है बेटा, तो यहां पर हम सबसे पहले लेंगे इसका मीनिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेक्युलरिज्म? हेडिंग्स डालेंगे आप। ठीक है बेटा, हेडिंग्स डालने से आपका आंसर जो है वो खूबसूरत लगता है। मीनिंग ऑफ सेक्युलरिज्म, तो यहां पे सेक्युलरिज्म क्या है, इसका क्या मतलब है? आपने कुछ लोगों से कहते सुना होगा, मैं सेकुलर हूं क्योंकि मैं किसी मजहब में यकीन नहीं रखता। ठीक है, ये चीज आपने सुनी होगी, पर ये इसकी सही अक्कासी नहीं है। हम ये कह सकते हैं सेक्युलरिज्म का मतलब गैर मजहबी या मजहब मुखालिफ होना नहीं है। इसकी इस्तिलाह क्या है? नुमाइशी या फर्जी सेक्युलरिज्म का इस्तेमाल सिर्फ सियासी मकसद के लिए होता है। ठीक है, यहां पर आप इसका आंसर आप कहां से कहां तक लिखेंगे? दी होल पैराग्राफ। इसका आंसर आपका होगा पूरा पैराग्राफ, पर इसमें कुछ लाइंस आप कट करेंगे। जैसे यहां पर दे रखा है, हुकूमत या हुकूमत इमदाद याफ्ता स्कूलों में कोई मजहबी हिदायत नहीं जारी की जा सकती हैं, लेकिन ठीक है, किसी मजहब को अहमियत दिए बगैर सभी बड़े आलमी मजाहिब। ये मैंने लाइन कट करवाई है बेटा, बाकी सब आपका ऐसे ही आएगा। उसके अलावा यहां पर आपका पेज नंबर 215 पर आप यहां पर लिखेंगे हिंदुस्तानी आइन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया ये तो पता होगा आप सबको। इसका आंसर आप यहां तक लिखेंगे। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूं क्योंकि ये 100 to 150 वर्ड्स में है आंसर बेटा। ठीक है बेटे, चले हाँ बेटा, अब हम देख लेते हैं कि ये इसका आंसर, क्योंकि 100 to 150 वर्ड है ये, हम इसको कैसे करेंगे, क्योंकि हमें पूरा एज इट इज नहीं लिखते, हम उसमें से मेन पॉइंट्स लेते हैं जो हमारे काम के होते हैं।
अभी जैसे इसका ये पॉइंट भी आप लेंगे, सेकुलरिज्म का मकसद हिंदुस्तान में रहने वाली मुख्तलिफ कम्युनिटियों के दरमियान वाबस्तगी को फरोग देना है। ठीक है, ये वाला भी पॉइंट हमने इसमें ऐड करा। उसके बाद इसकी अहमियत क्या है, सेकुलरिज्म की अहमियत क्या है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस, वी हैव टू ऐड दिस पॉइंट ऑल्सो हियर। और हेडिंग लिखेंगे तभी खूबसूरती आएगी, मैं बार बार कह रही हूं, सब हेडिंग्स दे देकर अगर आप लिखेंगे ना आंसर अपना, वो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो आपका यहां से ये आंसर यहां से भी आएगा ये, ठीक है, यहां से इसका आंसर आपका रहेगा जरूरी है तक। उसके बाद आपका आंसर बनेगा आपके दोस्त से लेकर ये जो पैराग्राफ आपका एंड हो रहा है। सो दिस आंसर इज कंप्लीट, ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया। और ये जो आपका आंसर है इस वाले टीएमए का क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट, इसमें आपका आंसर पेज 24 से 244 से लेकर 45, देन 46, 48, इन 4 पेजेस पर मौजूद है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्लियर है बेटा। अब एक सवाल आपका फिर आता है लास्ट में, दैट लास्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 14 बुक नंबर 1। इसका आंसर देखिए, यहां पे सवाल आपका बन रहा है पेज नंबर 352, पेज 352 बुक 1 एंड क्वेश्चन नंबर 6 आपके टीएमए का। और सवाल भी देखिए, ये भी है भी 6 नंबर का, ठीक है भी ये 6 नंबर का। ये एक प्रोजेक्ट है, दर्ज झेल मौजूआत में से किसी एक प्रोजेक्ट तैयार करना है, यानी कि हर आपको तकरीबन 6 सवाल दिए गए हैं, हर क्वेश्चन में 2 सवाल दिए गए हैं, कोई एक अपनी पसंद का करना है। मैंने आपको सारे करवाए हैं, ठीक है, यानी कि टोटल अब तक मैं आपको 10 करवा चुकी हूं और ये 11th क्वेश्चन है जो मैं आपको करवा रही हूं। इसमें से मैं एक स्किप कर रही हूं, पर वो भी जनरल क्वेश्चन है जो आप कर सकते हैं। ठीक है, एक मैं हिंट आपको दे रही हूं चैप्टर नंबर 14 से, इसमें आपको पेज नंबर 352, यस, आबादी की तरकीब। यहां पर क्वेश्चन है, अपने इलाके में जहां आप रहते हैं वहां के 10 घरों का सर्वे करना है आपको। ठीक है, और उसमें क्या करना है, 3 हम उम्र ग्रुपों में उम्र की तरकीब जानने की कोशिश करनी है आपको। 3 कैटेगरीज दी जाएंगी, एज लिमिट यहां पर वो टेबल बनी हुई है, 0 से 14 14 साल तक, 15 से 50 साल और 10 और इससे ज्यादा। ठीक है, इसमें आपको चेक करना है कि मर्दों की तादाद कितनी है, औरतों की तादाद कितनी है। मैंने आपको पहले भी बताया था ये वाली बात कि पल्स पोलियो के लिए या फिर सेंसेक्स जब होता है, ठीक है, जब हम ईयरली जाके चेक करते हैं कि पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई, उसके लिए आप देखते होंगे कुछ टीचर्स आपके घर पर आते होंगे, लिस्ट लेकर पूछते होंगे कितने जेंट्स आपके घर में, कितने लेडीज हैं, कितने ओल्ड एज हैं और कितने न्यूबॉर्न बेबीज हैं, तो वो सारी चीजें लिखते होंगे। फिर ये भी पूछते होंगे कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, कितने नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये सारी इंक्वायरी वो लिखते होंगे। तो ये इसी तरह का एक डाटा, एक सर्वे है जो आपको करना है अपने इलाके में। मैं आपको इसका थोड़ी सी ब्रीफिंग बना रही हूं, तो वो आप देख लीजिए। यहां पर लिखा हुआ है उम्र की तरकीब, पेज नंबर 352 पर है उम्र की तरकीब। जी देखिए, उम्र की तरकीब, इसमें आपको ये पूरा लिखना है, क्योंकि हम जब भी कोई टेबल बनाएंगे उससे पहले थोड़ा सा ब्रीफिंग देंगे। क्या है उम्र की तरकीब, हमने कैसे रखी है, उम्र की तरकीब क्या है, वो सारी चीजें हम यहाँ पर डालेंगे। पर यहाँ पर जो आपकी बुक है, यहाँ पर आपको उन्होंने 15 से 50 आपके क्वेश्चन पेपर में दिया है और आपकी बुक में 15 से 60 लिखा हुआ है। ठीक है,
तो इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। इस यहां ये जो आप लिखेंगे आंसर आपका 50 है, ये आपका। ठीक है बेटे, ये 50 है, यहां तक आप लिखेंगे। उसके बाद ये पूरी टेबल इन्होंने इस तरह से बना रखी है और इसको बता रखा है, ये आपका पूरा आ जाएगा। ये पहले ये आप लिखेंगे और उसके बाद आप अपना सर्वे देखेंगे। उसके बाद आपको एक टेबल में आगे बताया गया है कुल का फीसद क्या दिखाएगा, या ये मर्द और औरत कितने परसेंटेज है, आप वो परसेंटेज काउंट करेंगे। ठीक है बेटे, क्लियर है बच्चे? यस, इज इट क्लियर टू यू ऑल? Who said no? Who said no? आपको पता है, देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता है सर्वे करना। हम भी पहले जाते थे जब हमें ऐसे इस तरह के सर्वे मिलते थे 10th 12th के अंदर। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, यू आर इंटरेक्टिंग विद द पीपल ऑल्सो। आप इंटरेक्ट होते हैं लोगों से, आप आसपास ना जाएं, आपके रिश्तेदार होंगे आपको। जी क्या बेटे, किस क्वेश्चन का आंसर है आपका? टीएमए का आखिरी सवाल, सवाल नंबर 6, ये उसका आंसर है। ठीक है बेटा, ए का आंसर है ये। और उसमें उन्होंने एक चीज नीचे और पूछी है, यहां पे लिखा है सवाल में, जुदूल में पैदा करदा मालूमात की बुनियाद पर मर्द और औरतों ग्रुपों को में इन्हिसार का तनासुब के कम या ज्यादा होने का खानदानों के मयार जिंदगी पर क्या असर पड़ता है। खानदान के मेंबरों से बातचीत की बुनियाद पर एक मुख्तसर आपको नोट लिखना है। टेबल बनाएंगे, जो भी आपके पास नॉलेज आएगी, इंक्वायरी आएगी उनकी, उसके बाद आप उस पर एक अपना एनालिसिस देंगे, अपना नोट देंगे। हाँ भाई, इतने लोग पढ़े लिखे हमसे टकराए और हमने ये महसूस करा जो उन पर डिपेंडेंट थे, मुनहसर। ठीक है, यहां पर उन्होंने इन्हिसार था, लेडीज वर्किंग है या जेंट्स वर्किंग है, क्या कंडीशन है। आप अपना जो आपका डाटा इकट्ठा होगा उससे आप उसका तज्जिया करेंगे। समझ में आ रही है बात? इज इट क्लियर टू यू? ओके, देयर इज वन मोर क्वेश्चन, इसका बी पार्ट भी मैं ओरली बता दूं। दुशुरका और 10 वोटरों के दरमियान एक नमूना इंतखाब का एहतमाम कीजिए। उम्मीदवारों से दर्ज झेल सवालात पूछें और उनके जवाबात को नोट कीजिए। इलेक्शन से रिलेटेड है ये। ठीक है, आपको 2 कॉन्टेस्टेंट, 2 जो खड़े हो रहे हैं इलेक्शन में, उनकी बात हो रही है, 2 उम्मीदवार। ठीक है, और उसका नमूना है इलेक्शन के लिए दरकार जरूरी अशिया की फहरिस्त। उनको अगर इलेक्शन में खड़ा होना है, उनको क्या क्या चीजें दरकार होंगी, जरूरत होंगी। 3 कैटेगरीज आपको दी है इसी टेबल में। यहां पर 3 कैटेगरीज उन्होंने इसी टेबल में दिए हैं। आपका फर्स्ट कॉन्टेस्टेंट समझ लीजिए, एक बीजेपी के हैं और एक आपके हैं। ठीक है, एक आपके आ गए और एक बीजेपी के हैं। ठीक है, उनको क्या क्या इलेक्शन के लिए रिक्वायरमेंट होगी, नतीजा क्या दरियाफ्त होगा उससे। अब इन्होंने क्या करा है, यहां पे आपको 3 ऑप्शंस दिए हैं। ठीक है, रोजगार पैदा करने के लिए आपका कार्ड ट्रम्प क्या है, फिर आप तालीम के मयार को कैसे बुलंद करेंगे। ये सवालात, ये आम सवालात हैं, ये जनरल पब्लिक के आम सवालात, आम रिक्वायरमेंट हैं जो वो अपने नए उम्मीदवार से करते हैं। क्या आप एजुकेशन पॉलिसी में क्या कर सकते हैं, आप एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या कर सकते हैं, इतनी बेरोजगारी है उसमें आप क्या कर सकते हैं। तो वो अपने जो भी बेस्ट सॉल्यूशंस आपको देंगे, आपके पसंद आते हैं वो जवाबात उनके, तो आप उसी हिसाब से उनको चूज करेंगे। ठीक है बेटे। और लास्ट क्वेश्चन है, आप गुर्बत के खात्मे के लिए कैसे काम करेंगे, उसके लिए आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी। तो ये 3 अहम सवालात जो किसी भी कॉन्टेस्टेंट से सवाल करे जा सकते हैं। ठीक है बेटा, जो भी आपको आसान लगे ए, अगर ए आसान लगता है ए कीजिए, अगर बी आसान लगता है बी कीजिए। ठीक है, आई होप दिस टीएमए इज क्लियर टू यू ऑल। ओके।
इंशाल्लाह अगली क्लास में मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज, बेस्ट ऑफ लक।